डियर स्टूडेंट्स, प्रथम वर्ष विज्ञान भौतिक विज्ञान की पेपर सेकंड में हम सरल आवर्त गति की यूनिट को कर रहे थे। पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनमें हमने सरल आवर्त गति की मूलभूत समीकरण और उसके गुणधर्म को पढ़ने के बाद विभिन्न उदाहरणों को देखा। अब आज इसी श्रृंखला में हम लास्ट उदाहरण की बात करेंगे, एलसी परिपथ में विद्युत दोलन। देखिए, अभी तक मैंने जो पिछली क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल्स लिए वो सारे मैकेनिकल एग्जाम्पल थे जिसको आप सामान्यतः देख सकते थे या जिसका प्रयोग लेबोरेटरी में डायरेक्ट परफॉर्म करते हुए हम देख सकते थे, चाहे वो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे सरल दोलक हो, चाहे कंपाउंड पेंडुलम मीन्स हो, मरोड़ी दोलक हो, दो स्प्रिंग से कनेक्टेड द्रव्यमान हो या द्वितंतु निलंबन हो, इत्यादि इत्यादि। हमने जितने भी सरल आवर्त गति के अभी तक उदाहरण पढ़े वो सब वो हैं जिनको हम सामान्यतः स्थूल भौतिकी के रूप में कहीं भी देख सकते हैं और उन प्रयोग को हम सीधा परफॉर्म कर सकते हैं। इस श्रृंखला का ये जो लास्ट प्रयोग है जिसमें एलसी दोलन की बात कर रहे हैं, यहाँ आवेश और धारा की बात करते हैं। यहाँ आवेश और धारा को हम मेजर जरूर कर सकते हैं किंतु डायरेक्टली इस दोलन को भौतिक रूप से नहीं देख सकते। यानी ये परिपथ के अंदर होने वाले दोलन है, ये अलग सीधा सा जिसे हम में कहीं ने एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, देख नहीं सकते, सीधा फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये वह दोलन है। हम यहाँ पर एलसी परिपथ में किस तरह से आवेश की गति हो रही है तो वह भी एक अपने आप में दोलनी गति के तुल्य है, इसके लिए हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एलसी परिपथ में ये माना है कि हमारे पास एक आदर्श टैंक सर्किट है जिसमें एल प्रेरकत्व का एक इंडक्टर है और सी धारिता का एक संधारित्र है। ये एक सी धारिता का संधारित्र और एक आदर्श इंडक्टर है। सामान्य परिस्थिति में अगर ये आदर्श सर्किट है तो इसका प्रतिरोध शून्य होना चाहिए। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं होता है, लेकिन अभी हम थ्योरेटिकली मान रहे हैं कि ये जो टैंक सर्किट है ये एक आदर्श हमारा परिपथ है, यानी इसका प्रतिरोध शून्य है। प्रतिरोध शून्य मीन्स किसी भी तरह की ऊर्जा की हानि नहीं होनी है। अगर हमने किसी तरीके से इस सर्किट के इस फर्स्ट सर्किट को देखें, अगर किसी बाह्य सोर्स से एक बार इसको आवेशित करेंगे तो निश्चित तौर से हमारा जो संधारित्र है वो आवेशित हो जाएगा और जैसे ही कंप्लीट आवेशित होगा इसमें धारा प्रवाह बंद हो जाएगी। तो अगर हमने इनिशियल किसी भी तरीके से इसको आवेशित किया, मान लीजिए ये संधारित्र का कि इस वाली प्लेट पे धनावेश हो जाएगा और इस वाली पे ऋणावेश हो जाएगा और इसको हम आवेशित कर चुके हैं, तो इस समय इस निकाय के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी और वो होगी हाफ क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, जहाँ क्यू नॉट संधारित्र पर संग्रहित आवेश की मात्रा है। अब जैसे चूंकि बाह्य सर्किट से जुड़ा हुआ नहीं है तो आवेश ये आवेशित संधारित्र निश्चित ही निरावेशित होने का प्रयास करेगा। क्योंकि सर्किट में एक इंडक्टर है तो इस कैपेसिटर के थ्रू धारा इंडक्टर में जाएगी, मीन्स इस प्रेरकत्व में धारा बहेगी। धीरे धीरे यह आवेश निरावेशित होगा और इसके अंदर धारा बहेगी। जब इंडक्टर में धारा बहेगी तो वो इंडक्टर की प्रॉपर्टी से प्रेरकत्व के गुणधर्म ये कहते हैं कि वो धारा प्रवाह का विरोध करेगा और धारा प्रवाह का विरोध जब करेगा तो उसके अंदर धीरे धीरे धारा जो कि इसके डिस्चार्ज से धारा बढ़ेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हुए ये तब तक उत्पन्न होगा जब तक कि पूर्णतः विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाए या संधारित्र पूर्णतः निरावेशित नहीं हो जाए। इस अवस्था में इस संधारित्र के इस प्रेरकत्व के ऊपर चुंबकीय ऊर्जा होगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। आई नॉट धारा का अधिकतम मान है। जैसे ही संधारित्र पूर्णतः निरावेशित होगा तो पुनः ये जो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र संग्रहित हुआ, इस चुंबकीय क्षेत्र में से धारा प्रवाह प्रारंभ होगा और वह धीरे धीरे संधारित्र को आवेशित करेगा और कुछ समय बाद संधारित्र वापस पूर्णतः आवेशित हो जाएगा। फर्क इतना सा है कि यहाँ पर पूर्णतः आवेशित था, यहाँ पूर्णतः निरावेशित हो गया। यहाँ संधारित्र पूर्णतः आवेशित पुनः होगा किंतु इस समय संधारित्र की ये प्लेट धनात्मक होगी और ये प्लेट ऋणात्मक होगी, यानी संधारित्र की प्लेट्स की पोलरिटी रिवर्स होगी। धीरे धीरे पुनः पूरा संधारित्र
हमारा आवेशित हो जाएगा और यहाँ पूरी ऊर्जा पुनः इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी। अगेन जैसे ही पूर्ण आवेशित होगा ये निरावेशित होने लगेगा और इस इंडक्टर में पुनः धारा बहना लगेगी, लेकिन विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा और वापस चुंबकीय ऊर्जा आ जाएगी और फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, बी सी डी ए। एक आदर्श रूप से लगातार आवेश संधारित्र में आवेशित होता रहेगा, निरावेशित होता रहेगा। संधारित्र प्रेरकत्व के द्वारा निरावेशित होगा, प्रेरकत्व के अंदर ऊर्जा संग्रहित होगी। इस पूरे सर्किट में लगातार विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में लगातार परिवर्तित होगी। यह हमारे एक तरह के दोलन होंगे जिसे हम आवेश का दोलन कहेंगे। सामान्यतः जो हमारे ट्रांसड्यूसर्स होते हैं या जहां पर हम किसी आवृत्ति को पकड़ना होता है, जैसे रेडियो में ट्यूनिंग करनी है या एफएम चैनल में ट्यूनिंग करनी है या इवन मोबाइल एडवांस टेक्नोलॉजी, लेकिन जहां पे हमें अनुनाद के द्वारा आवृत्ति ज्ञात करनी है तो वहां पर इन्हीं आवेशों के द्वारा टैंक सर्किट के द्वारा डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आवेश का दोलन होगा जिसको हम एक्सपीरियंस या मेजर तो कर पाएंगे लेकिन अपने आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। अब अगर हम यहाँ देखें कि क्या वास्तव में सरल आवर्त गति है या नहीं है, तो देखिए किसी भी क्षण अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर पे एक या हो सकता है एक ऐसा समय लिया ना तो कैपेसिटर पूर्णतः डिस्चार्ज है, न ही इंडक्टर में शून्य धारा है, तो अगर उस समय कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC है तो वो उस समय के आवेश Q/C के इक्वल होगी। इसी प्रकार इंडक्टर के सापेक्ष जो विभवांतर होगा वो होगा L/dI/dt, जहाँ L प्रेरकत्व का मान है, dI/dt धारा में परिवर्तन की दर है। चूंकि ये समांतर क्रम में है तो इसका मतलब VC और VL का मान समान होना चाहिए। अतः VC = VL होगा, इन दोनों का मान मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा -L/dI/dt = Q/C। चूंकि धारा अपने आप में dQ/dt होती है तो जैसे मैं I का मान dQ/dt लिखूंगा तो ये बन जाएगा -L d2Q/dt² Q/C। इसको रीअरेंज करता हूं तो ये आ जाएगा d2Q/dt² -1/LCQ। इस पूरी टर्म को अगर मैंने यहाँ ω² मान लिया यानी ω² = 1/LC, तो ये समीकरण हमारी बन जाएगी d2Q/dt² = -ω²Q, जो कि सरल आवर्त गति की एक मानक अवकल समीकरण है। जो भी दोलन करती वस्तु इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है, हम ये कहते हैं उसके दोलन सरल आवर्त गति है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस LC टैंक सर्किट के अंदर जो आवेश की गति है वो दोलनी गति तो है ही, साथ में सरल आवर्त गति है। जिस सरल आवर्त गति का आवर्तकाल t = 2π/ω से t2π√LC हो जाएगा, उसी तरह से इसकी आवृत्ति 1/2π√LC हो जाएगी। और अगर हम यहाँ पर आवेश की गणित कैलकुलेशन करें तो इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है Q = Q0 sin ωt + y। Q किसी समय t पर आवेश है, Q0 अधिकतम आवेश है, ओमेगा इसकी कोणीय आवृत्ति है और फाई इसका कलांतर है। अगर मैं इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूं कि t = 0 पर, क्योंकि हमने माना है कि t = 0 पर हमारा संधारित्र पूर्णतः आवेशित है, तो t = 0 पे Q = Q0 लगाते हैं तो हम पाएंगे कि फाई का मान π/2 आता है। यानी बाउंड्री कंडीशन से हमने कलांतर निकाला π/2 है और sin ωt + π/2 को cos ωt लिखते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आवेश है उसका समीकरण Q = Q0 cos ωt होगा और धारा का मान dQ/dt -ω0 Q0 sin ωt होगा, जहाँ I0 ω0 Q0 है। ये गणितीय रूप से हम ये कह सकते हैं कि एक LC टैंक सर्किट के अंदर जो दोलन है वो सरल आवर्त गति करेंगे। नाउ इस LC टैंक सर्किट के अंदर हम ऊर्जा की गणना करते हैं। इस LC टैंक सर्किट में ऊर्जा गणना करनी है। हमने एक रैंडम टाइम t लिया, जब इस परिपथ में जो हमारा संधारित्र है उसमें Q आवेश है और उस समय धारा I है, तो देखिए इसमें दो ऊर्जा होंगी, एक विद्युत ऊर्जा और एक चुंबकीय ऊर्जा। जब हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा हमारे पास कितनी होगी,
तो देखिए जीरो से क्यू आवेशित वी सी डी क्यू, ये हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन से अगर हम देखें तो जीरो से क्यू आवेश जाने के लिए वी सी डी क्यू होगा। वी सी का मान किसी भी स्थिति में क्यू बाय सी डी क्यू, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास किसी भी क्षण जो विद्युत ऊर्जा है वो आ जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। इसी प्रकार अगर मैं चुंबकीय ऊर्जा की बात करूं तो किसी क्षण जो चुंबकीय ऊर्जा है वो जीरो से हमारे पास आई तक इंटीग्रेट करने पर जो आ रही है VL आई डी टी होगा। चूंकि VL का मान DI बाई डी टी होता है और डिफ्रेंशिएशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये बच जाएगा LI DI। चूंकि I नियतांक है, आई डी टी का इंटीग्रेशन करके लिमिट लगाऊंगा तो ये बच जाएगा हाफ LI स्क्वायर। यानी Q और I की टर्म में किसी भी क्षण जो आवेश विद्युत ऊर्जा है वो कितनी है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी या क्यू स्क्वायर बाय टू सी, और चुंबकीय ऊर्जा है हाफ LI स्क्वायर। अब इसी में जो अभी हमने वर्क किया उससे अगर देखें तो जो Q है उसका मान आपको ध्यान होना चाहिए कि Q का मान अभी हमने निकाला था, इट इज Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो अगर मैं इसका मान लिख देता हूं तो मेरे पास जो विद्युत ऊर्जा है उसका मान हो जाएगा 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर मान रखता हूं तो मेरे पास चुंबकीय ऊर्जा का मान हो जाएगा हाफ एल। आई का मान अभी जस्ट प्रीवियस हमने जहाँ टॉपिक कंप्लीट किया था, आई का मान था आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन आई नॉट अपने आप में किसके इक्वल था, ओमेगा नॉट क्यू नॉट, इसलिए ये हो जाएगा ओमेगा नॉट क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। क्योंकि स्क्वायर है तो इन टर्म्स को मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो किसी क्षण टी पर विद्युत ऊर्जा इस एक्सप्रेशन से आएगी और चुंबकीय ऊर्जा इस एक्सप्रेशन से आएगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वास्तव में ये सरल आवर्त गति में कुल ऊर्जा संरक्षित है। तो कुल ऊर्जा संरक्षण के लिए हम यहाँ पर कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। तो कुल ऊर्जा का मान किसी क्षण होगा विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा का योग। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा UE प्लस UN। इस आधार पर देखिए UE का मान मैंने यहाँ से रखा 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। उसी तरह से UN का मान मैंने यहाँ से रखा हाफ एल ओमेगा नॉट स्क्वायर क्यू नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हमें यहाँ पर एक ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान मैं और रखता हूँ। ओमेगा नॉट स्क्वायर का मान होता है 1/LC। ये रखते L और L कैंसिल हो जाएगा और आप देखिए इस एक्सप्रेशन में 1/2C दोनों जगह कॉमन आ रहा है, क्यू नॉट स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से इसका मान 1 होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि निकाय की कुल ऊर्जा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2C होगी, जो कि समय पर निर्भर नहीं कर रही। जब ये समय पर निर्भर नहीं कर रही यानी निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित है तो निश्चित तौर पर ये सरल आवर्त गति करेगा। तो इस समय अगर मैं इनके दोलन की बात करूं तो ये सस्टेन्ड ऑक्सीलेशंस होंगे, मींस आयाम समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा। यानी जो आवेश है उसका मान 0 से क्यू नॉट जाएगा, क्यू नॉट से 0, 0 से माइनस क्यू नॉट, फिर 0, लगातार थ्योरेटिकली इनफाइनाइट टाइम के लिए ये दोलन होते रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि LC परिपथ के अंदर हमारे जो आवेश का दोलन है वो एक सरल आवर्त गति होता है। यहाँ पर एग्जामिनेशन पर्पज से मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने लगभग 8 एग्जाम्पल आपको कराए हैं सरल आवर्त गति के। इनमें किसी भी उदाहरण के ऊपर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो 6.5 नंबर का होता है वो आएगा, जिसमें सामान्यतः 4 नंबर का डेरिवेशन और 2.5 नंबर का न्यूमेरिकल या उसका सेकंड पार्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो हमारे उदाहरणों की श्रृंखला है वो उसमें एक महत्वपूर्ण है जहाँ LC परिपथ में दोलन की ऊर्जा भी ज्ञात की जा सकती है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है कि ये सारी बात हमने आदर्श अवस्था में बात करी है। वास्तविक स्थिति के अंदर हमारे पास कोई भी टैंक सर्किट आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि टैंक सर्किट का कोई ना कोई प्रतिरोध होगा। आप मान के चलिए जो कैपेसिटर और इंडक्टर जुड़े हुए हैं उन तार का कोई प्रतिरोध होगा, इंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उसका भी कुछ प्रतिरोध होगा। तो ये इम्पॉसिबल है कि हमारा टैंक सर्किट एक आदर्श हो, यानी वहां पर किसी तरह की ऊर्जा हानि नहीं हो।
कहीं ना कहीं इस टैंक सर्किट का कोई प्रतिरोध होगा और इस प्रतिरोध के कारण ऊर्जा हानि होगी और इसी के कारण हमारे पास यहाँ जो दोलन है वो ऐसे सस्टेन्ड नहीं होंगे, डैम्ड होंगे, यानी धीरे धीरे आवेश का मान घटता जाएगा। इनको हम कहते हैं अवमंदित दोलन, जो हमारे आगे की यूनिट का पार्ट है। तो प्रैक्टिकली एलसी टैंक सर्किट में हमें अवमंदित दोलन प्राप्त होते हैं। प्रयोग लेने के लिए हम सामान्यतः जितनी ऊर्जा हानि हो रही है वो पर साइकिल प्रोवाइड कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। जो भी हमारी ट्यूनिंग का काम है, रिसीवर्स में ट्यूनिंग है, वायरलेस में ट्यूनिंग है, उसमें इन टैंक सर्किट का काम आता है। इस तरह से हमने आज एसएचएम यूनिट जो चल रही थी उसका एक मेजर पोर्शन कर लिया है। इस लेसन के लास्ट 2 टॉपिक्स को मैं नेक्स्ट टर्न पे ब्रीफ में डिस्कस करके इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।